नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ टॉप क्लास ट्यूशन। इसमें दोस्तों आज आप लोग के लिए जीके जीएस का बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर के आए हैं, तो आप लोग अंतिम तक बने रहिए। देखिए, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। तो दोस्तों हम लोग अभी तो चलना ही शुरू किया है, आगे चल कर के हम लोग बहुत कुछ हासिल करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए साथ में और लास्ट तक देखते रहिए हमारे साथ, और अपने जीके जीएस को किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मजबूत कीजिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नील विद्रोह से पहले क्या कर रहा है, नील विद्रोह से पहले किसानों को 20 कट्ठा, कितना कट्ठा, 20 कट्ठा में से कितने कट्ठा में नील का खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। तो दोस्तों आप लोग को बता दिए, नील की खेती नील विद्रोह से संबंधित बात है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नील विद्रोह चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। ठीक है, और ये चंपारण बिहार जिले में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा नील विद्रोह किया गया था। ठीक है, और इसमें किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस आंदोलन के कारण से किसान मुक्त हुए थे, नील की खेती करने से मजबूर हो रहे थे, उसके कारण मुक्त हुए थे किसान। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, नील विद्रोह से पहले किसान को कितने कट्ठा खेती पर कितने कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी? 1 कट्ठा, 3 कट्ठा, 5 कट्ठा या 9 कट्ठा? कितने कट्ठे खेतों में नील की खेती करनी पड़ती थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 कट्ठा खेतों में। कितने कट्ठे में? 3 कट्ठा खेतों में। ठीक है, चंपारण आने का बुलावा दोस्तों महात्मा गांधी को किसने दिया था? इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। चंपारण आने का न्योता महात्मा गांधी को किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, स्प्रिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? ये जो जीवनी है ये किसकी जीवनी है? ऑप्शन में है ए भगत सिंह की, बी चंद्रशेखर आज़ाद की, सी सुभाष चंद्र बोस की, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा की। किसकी है ये? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? ए 1910 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? रविंद्रनाथ टैगोर, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के थे, इसका निवास स्थान कहाँ पर था? इसका निवास स्थान कहाँ पर था? रविंद्रनाथ टैगोर का निवास स्थान कहाँ पर था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और 1915 ईस्वी में दोस्तों, इससे आपको रिलेट करके एक और क्वेश्चन बताया हम। 1915 ईस्वी में क्या हुआ था कि दोस्तों 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत के लिए, तो वहाँ से लौट करके आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, तो इसका सही जवाब 9 जनवरी 1915 हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी वो 1915 में ही मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि मातरंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? ये त्रावणकोर एक जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पर मातरंड वर्मा ने किस वर्ष शासन किया था? इसका जवाब बताइए। 1919 से 1948 तक किया था, 1929 से 1958 तक किया था, 1907 से 1938 तक,
या 1929 1709 से 1700, ये तो सब 1700 है, 1719 से 1748, 1729 से 1758, 1709 से 1738 और 1629 से 1658। दोस्तों वो लगातार हम लोग आधुनिक युग के हैं तो 1900 मुँह में रहता है, इसलिए 1900 आ गया था। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए 4 नंबर का सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट करके। इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी से 1958 ईस्वी के बीच उन्होंने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी, क्या कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं सदी के भारत में उभरा था। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ए अवध, बी हैदराबाद, सी बंगाल या डी मैसूर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, मैसूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है सौरमंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह निम्न में से कौन सा है। सौरमंडल का जो ग्रह है सबसे ज़्यादा तीव्र कौन सा है, ए शुक्र, बी बुध, सी शनि या डी मंगल। और दोस्तों सबसे आप लोग को इसके बारे में कुछ बता दें, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति है। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक, तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा, जो सबसे तीव्र है उसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा, शुक्र सौरमंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है, वही बना रहता है या फिर घटता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी का मान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या प्रमाणित करता है, क्या प्रमाणित करता है। तो यहाँ पे ये प्रमाणित करता है अच्छा मौसम होना, या ठंडी हवाएं आना, आंधी तूफान आने की संभावना, या वर्षा आने की संभावना। वायुमंडलीय दाब अचानक जब गिर जाएगा तो किसकी आने की संभावना होती है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब वायुमंडलीय दाब नीचे की ओर गिर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब आने की संभावना होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से, हीरो की बिक्री में उसके भार की इकाई कैरेट है। क्या है, कैरेट है। एक कैरेट बराबर होता है कितना मिलीग्राम, एक कैरेट बराबर कितना मिलीग्राम होता है, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, या 100 मिलीग्राम, या 200 मिलीग्राम। एक कैरेट में कितने मिलीग्राम होता है, बताइए। एक कैरेट में कितने मिलीग्राम होता है, कितने मिलीग्राम होता है एक कैरेट में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, कितना, 200 मिलीग्राम होता है। इसका सही जवाब 200 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक, एक और देख लेते हैं। इसमें है, देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति सीसी में
कितना होता है। ठीक, 4.3, 5.5, 2.1, 3.2। पृथ्वी का औसत घनत्व पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 5.5। क्या हो जाएगा, 5.5। दोस्तों ये क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधे खान सर के बुक से लिया गया है। ठीक है, और हमने मेहनत करके आप लोग के लिए क्लास को डिजाइन किया है, तो आप लोग इस क्लास के लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए, शरीर की समृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री क्या है। मतलब शरीर की समृद्धि और विकास के लिए, शरीर में सभी तरह का वृद्धि और विकास हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण खाने की सामग्री क्या है। विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, या फिर वसा है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन शरीर में समृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है, बच्चों में रिकेटस डैश विटामिन के कमी के कारण होता है। रिकेटस बीमारी जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, या विटामिन बी की कमी के कारण। रिकेटस बीमारी किससे होता है बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण। ये हड्डी से संबंधित बीमारी है। ठीक है, इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है, बच्चे का पैर दोनों तरफ क्या होता है, ऐसे झुक जाता है। ठीक है, बच्चे का पैर मुड़ जाता है, ये जो पैर है ऐसे मुड़ जाता है बच्चे का पैर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए बताइए। जब हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो उसके लिए क्या लेना चाहिए, गाजर लेना चाहिए, या मूंगफली लेना चाहिए, मांस खाना चाहिए, या चावल खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आप लोग को बता दें, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, चावल में ही होता है। किस में होता है, चावल में होता है। ठीक है, तब चावल खा करके हम लोग क्या करते हैं, आलस आने लगता है, ऐसे लगता है कि नींद आने लगा। चावल खा करके, चावल में नशा होता है, मतलब वैसे तो नशा हर एक चीज़ में होता है, लेकिन चावल में कुछ थोड़ा फूड डिपार्टमेंट में जा करके अगर चावल में देखें तो थोड़ा नशा, इसलिए आलस लगने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान देने की बात है, गौर से देखिए। विद्यार्थी अक्सर क्या गलती करता है कि यहाँ पर लेगा सीधा स्पीड में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या नहीं को ये छोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पर इसमें आकर के सीधा जवाब मार देगा, और वहाँ पर घर पे जाकर कहेगा हम तो सही जवाब मार के आए, लेकिन वहाँ पर जब रिजल्ट आता है, आंसर किया आता है, तो पता चलता है हम तो गलती मार के चले आए। तो क्वेश्चन को आराम से धैर्य से पढ़ना है, क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है या हाँ कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। किससे, बैक्टीरिया से। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, या फिर हैजा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता। बाद में टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, क्या ये बात सही है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही है। ठीक, 15 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता डैश ईसा पूर्व के पास थी। 200 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व। कब का था सिंधु घाटी सभ्यता, यह था 2500 ईसा पूर्व। कब, 2500 ईसा पूर्व। दोस्तों ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में इसका
जवाब दीजिए। किस नदी के किनारे है? 17 का। भारत का 15 था वो। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत में जो अंतिम मुगल सम्राट था, जिन्होंने मुगलों ने हमारे देश पर काफ़ी अत्याचार किया, ठीक है, काफ़ी हमारे देशों को लूट कर ले गया, तो हमारे देश का वो अंतिम मुगल कौन था? बहादुर शाह जफर था, सिराजुद्दौला था, या औरंगजेब, या मोहम्मद शाह था? कौन था अंतिम मुगल सम्राट हमारे देश में जो रह गए थे, बच गए थे? वो कौन थे? वो थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? बीरबल था। राजस्व मंत्री मतलब जो कर और टैक्स उक्स का कलेक्शन करता था, ठीक है, राज्य से सभी चीज़ों की टैक्स के रूप में जो रुपया लेता था, वो मंत्री कौन था अकबर के राज्य में? बीरबल था, तानसेन था, या राजा टोडरमल था, या अबुल फजल था? कौन था? बताइए कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा टोडरमल। क्या हो जाएगा? राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? संसद के द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? 3 वर्ष तक, अनिश्चित काल तक, 6 माह तक, या 1 वर्ष तक? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उसको उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? इसका सही जवाब क्या है? बी, राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन उसका कुछ नियम कायदा कानून है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद का, दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, संसद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है, क्या त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? किसको देगा? इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहेगा, उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो किसको देगा? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहीं तक था। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को, ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।